नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचना। हाल के समय में मुद्रास्फीति यानी महंगाई आम जनता के साथ ही आरबीआई के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई भारी चिंता का विषय है, क्योंकि यह लगातार दोहरे अंकों में देखा जा रहा है। अप्रैल 2022 के आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक एक नवीन उच्च स्तर 15% पर पहुंच गया है। यद्यपि 2014 और उसके बाद से आरबीआई भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन महंगाई को देखे जाने के दृष्टिकोण से दोनों का ही महत्वपूर्ण दर्जा है, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हम बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई की, तो ये क्या होता है, और साथ ही जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो ये क्या होता है। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हालांकि इसकी महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पादों को नहीं खरीदती है। इसी के चलते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का महत्व देखा जाता है, जो खुदरा खरीदार यानी आम ग्राहक के नजरिए से मूल्य परिवर्तन को मापता है। इसे एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमतों में अंतर की गणना करता है, जिसे भारतीय उपभोक्ता उपयोग के लिए खरीदते हैं। सीपीआई के कई उप समूह भी देखे जाते हैं, जिसमें औद्योगिक श्रमिक, कृषि और ग्रामीण मजदूर आदि के संदर्भ में इसे मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत 2 अंकों वाली मुद्रास्फीति वृद्धि 13 महीनों में लगातार देखी गई है, और अप्रैल में तो थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 15.08 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसमें ईंधन मुद्रास्फीति बढ़कर 38.66% हो गई है, जबकि विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति बढ़कर 10.85 स्तर पर पहुंच गई है। आप इस टेबल में इस मुद्रास्फीति के आंकड़ों को देख सकते हैं। कोर मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति शामिल नहीं है, वह भी 4 महीने के उच्च स्तर 11.1% पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति में होने वाली इस वृद्धि में सभी का योगदान देखा जा रहा है, जिसमें मूलभूत पदार्थों के साथ ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की भी भूमिका है। इसमें उच्चतम मुद्रास्फीति ईंधन के क्षेत्र में देखी जा रही है, जो 38.66% पर देखी जा सकती है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब बात की जाती है समग्र सूचकांक की, तो इसका योगदान सबसे कम है, यानी 13.15% ही। इसी तरह यद्यपि विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति सबसे कम यानी 10.85% ही है, किंतु समग्र रूप से इसका भार 64% यानी सबसे अधिक होने के चलते मुद्रास्फीति पर लगभग इसका 6 गुना प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि दिसंबर 2021 से ही खाद्य मुद्रास्फीति 9% के आसपास देखी जा रही है, क्योंकि असामान्य गर्मी की वजह से फल, सब्जी और दूध जैसे खराब होने वाले सामानों की कीमतों में तेजी आई है, जिन्होंने प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया है। खाद्य मुद्रास्फीति के समान ही ईंधन की कीमतों में भी वृद्धि की बात देखी गई है, जो अप्रैल में 39% तक देखी जा सकती है। फरवरी में आरंभ हुआ रूस यूक्रेन युद्ध इसका सबसे निकटवर्ती कारण माना जा रहा है।
किंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईंधनों की कीमतों से संबंधित मुद्रास्फीति पिछले 1 साल से ही लगातार बढ़ रही है, यानी केवल यूक्रेन युद्ध ही इसका एकमात्र कारक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि हमें थोक मुद्रास्फीति में इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि डब्ल्यूपीआई सूचकांक में ईंधनों की कीमतों का अपेक्षाकृत भार कम ही देखा जाता है। सबसे बड़ा झटका हमें इसमें विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति से संबंधित है, जो पिछले 12 महीनों में अधिकांश समय में दोहरे अंकों में देखी जा सकती है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि यूं तो थोक मूल्य मुद्रास्फीति और खुदरा मुद्रास्फीति के बीच सीधा संबंध नहीं है। हालांकि आरबीआई के अध्ययनों में यह पाया गया है कि थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है। यानी जब थोक खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इससे उपभोक्ताओं के लिए भी खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल में खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति पहले ही 8.3% पर देखी गई है। अगले 2 महीनों में थोक बाजार में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के चलते खुदरा खाद्य कीमतों में और वृद्धि होने को आशंकित किया जा सकता है। हालांकि इससे भी बुरी बात यह है कि खाद्य पदार्थों की ऊंची खुदरा कीमतें बदले में थोक खाद्य कीमतों को बढ़ा देती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि मुद्रास्फीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे चलकर हम एक दुष्चक्र में पढ़ सकते हैं। थोक मुद्रास्फीति और खुदरा मुद्रास्फीति के इस प्रकार के संबंध के चलते ही भले ही आरबीआई अब डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति को लक्षित ना करे, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वह इसकी निगरानी नहीं करता है। उच्च ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों के रूप में आयातित मुद्रास्फीति जीवन का एक तथ्य है और यह आरबीआई को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना जारी रखेगा। उच्च थोक मुद्रास्फीति के चलते हो सकता है कि आगे आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए कार्य करे। इसके चलते अगले 2 महीनों में ब्याज दरों में कम से कम 75 आधार अंकों की वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि का एक पहलू यह होगा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को ऐसे समय में कम कर सकता है जब समग्र उपभोक्ता मांग बहुत अधिक नहीं देखी जा रही है। इस प्रकार आरबीआई के पास वर्तमान में दोहरा संकट ही विद्यमान है, जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। एक ओर तो आरबीआई आदि को घरेलू आर्थिक सुधार को कम नहीं करना है, अपितु इसे बढ़ाना ही है। दूसरी ओर इसे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए भी कार्य करना है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण उन स्रोतों से हो पाना संभव नहीं है जिन पर आरबीआई आदि का कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे कि उच्च ईंधन की कीमतें आदि। इस संदर्भ में निश्चित रूप से खाद्य और विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति को कम किए जाने की दिशा में कार्य करना होगा, जिसके लिए आरबीआई और सरकार दोनों को ही मिलकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।